नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने नवीनीकृत तरल जैव उर्वरक संयंत्र का किया उद्घाटन। सिग्नेस लक्ष्मी हॉस्पिटल सभागार में पत्रकार वार्ता हुई आयोजित। महाशिवरात्रि पर्व के मद्देनजर शिवालयों में चल रही तैयारियां। पुलिस कमिश्नर व डीएम ने दर्शन पूजन के साथ ही तैयारियों का लिया जायजा। और बाल विद्यालय सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रहलाद घाट शाखा में विदाई समारोह हुआ आयोजित। और अब खबरें विस्तार से। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने नवीनीकृत तरल जैव उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन किया। कलेक्टर फार्म चांदपुर स्थित कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा फसल विचार गोष्ठी एवं नवीनीकरण जैव उर्वरक संयंत्र उद्घाटन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने नवीनीकृत तरल जैव उर्वरक संयंत्र का फीता काटकर व शिलापट अनावरण कर उद्घाटन व निरीक्षण किया। इसके उपरांत तरल जैव उर्वरक संयंत्र परिसर में पौधरोपण भी किया। इसके बाद दीप प्रज्वलन कर फसल विचार गोष्ठी कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इसके दौरान कार्यक्रम में आए हुए उत्कृष्ट किसानों को मुख्य अतिथि कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कृषि संबंधित किट का वितरण किया। किसानों के हित में है और बायो लिक्विड फर्टिलाइजर ये कृषकों के द्वारा यहाँ पर बनाई जा रही है, जो विभिन्न NPK 1, 2, 3 करके कई सीरीज के हैं और इससे काफ़ी किसानों को फ़ायदा होगा। और ये प्रक्रिया ऐसी है जिसके माध्यम से फर्मेंटेशन करके और जितना न्यूट्रिएंट्स पैदा किया जा सकता है उसका मल्टीप्लिकेशन करके और ये किसानों को उपलब्ध कराते हैं। उससे केमिकल सॉलिड फर्टिलाइजर से किसानों को काफ़ी राहत मिलेगी और कम खर्चे में ये इसका उपयोग बढ़ाया जा सके। सिग्नेस लक्ष्मी हॉस्पिटल सभागार में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। सिग्नेस लक्ष्मी हॉस्पिटल सभागार में उजाला सिग्नेस ग्रुप के चेयरमैन प्रबल घोषाल एवं डायरेक्टर डॉक्टर सुचिन बजाज के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ, जिसमें संस्थापक लक्ष्मी हॉस्पिटल डॉक्टर अशोक राय एवं डॉक्टर प्रसून कुमार, सुमित सैनी व राजीव रंजन उपस्थित रहे। इस प्रेस वार्ता में चेयरमैन एवं डायरेक्टर के द्वारा उजाला सिग्नेस हॉस्पिटल ग्रुप की भविष्य की योजनाओं एवं जन स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के निवारण में सिग्नेस लक्ष्मी हॉस्पिटल के योगदान का जिक्र किया गया। इस प्रेस वार्ता में सिग्नेस लक्ष्मी हॉस्पिटल में उपलब्ध विशेषज्ञ एवं सेवाओं के विषय में विशेष जानकारी दी गई। इस अस्पताल में क्या सुविधाएं गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसमें और इसमें क्या अंतर रहेगा, किस तरह की सुविधाएं रहेंगी? देखिए, ये हॉस्पिटल चलाने का इंस्पिरेशन अभी हमें मिला करीब 2-2.5 साल पुरानी ये कहानी है। एक हमारे बहुत करीबी जानकार थे, उनके एक रिश्तेदार को यहाँ पर बड़ा हार्ट अटैक आया और वो वाराणसी में थे और वो एक बहुत ही बड़े पॉलिटिशियन के रिश्तेदार भी थे। शाम को 6:30 बजे वो भर्ती हुए एक हॉस्पिटल में वाराणसी में, लेकिन उनको कोई दिल का डॉक्टर नहीं मिला। हॉस्पिटल ने बोला कि डॉक्टर साहब सुबह आएंगे, सुबह आपका एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी होगा। मरीज़ बहुत सीरियस था, हार्ट अटैक उसको चल रहा था, ECG में साफ था। तो जो हमारे मित्र हैं उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे एक सीरियस पेशेंट है वाराणसी में, आप कुछ मदद करिए। तो मैंने जब फ़ोन पे बात की तो देखा हार्ट अटैक तो डेफिनेटली था, बड़ा हार्ट अटैक था, लेकिन पूरे शहर में कोई कार्डियोलॉजिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट ऐसा नहीं था जो शाम को 6 बजे के बाद मिल पा रहा हो। बात शुरू हुई कि अब क्या किया जाए कि एयर एम्बुलेंस अरेंज की जाए, क्योंकि पैसों की कमी तो थी नहीं पेशेंट के पास। तो एयर एम्बुलेंस की बात हुई। एयर एम्बुलेंस भी अनफॉर्चुनेटली नहीं अरेंज हो पाई, क्योंकि अंधेरे के बाद यहाँ पर वाराणसी एयरपोर्ट में एयर एम्बुलेंस लैंड नहीं हो पाती।
तो रात को हमने फाइनली एक एम्बुलेंस अरेंज की ACLS और उस पेशेंट को यहाँ से लखनऊ करीब करीब 6 घंटे की ट्रैवल करके रात को हमने शिफ्ट कराया। तो ये पूरी कहानी के दौरान मैं लगातार फ़ोन पे था और मेरे को बहुत दुख हो रहा था कि वाराणसी जैसा इतना बड़ा शहर जहाँ BHU जैसा यूनिवर्सिटी है, वहाँ हमें रात को इमरजेंसी में एक हार्ट अटैक पेशेंट का इलाज नहीं कर पा रहे हैं। अगर वो पेशेंट को कुछ हो गया तो क्या बोलेंगे हम एक दूसरे को। तो हमें लगा कि एक ऐसा हॉस्पिटल बनाएं जहाँ पर हर तरह की सुविधाएं 24 घंटे अवेलेबल हों। अगर भगवान ना करे किसी को हार्ट अटैक है, किसी को हेड इंजरी है, किसी को क्रिटिकल इलनेस है, ज़्यादा चोट लग गई है, वेंटिलेटर की ज़रूरत है, तो ऐसा ना हो कि उसको 6-6 घंटे 8-8 घंटे एम्बुलेंस लेकर जाना पड़े या महंगा इलाज करवाना पड़े या पैसे की प्रॉब्लम हो। तो इस वजह से ये हॉस्पिटल खोला जा रहा है। इस हॉस्पिटल में सारी ही सुविधाएं एक छत के नीचे होंगी। कार्डियोलॉजी जिसमें कि हार्ट अटैक का इलाज, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, कैथ लैब, कार्डियक सर्जरी जिसमें बाईपास, वॉल्व बदलना, बच्चों का जो छोटे बच्चों में दिल में छेद होता है वो सब का इलाज, न्यूरो सर्जरी जो दिमाग की चोट या दिमाग के कैंसरों का इलाज, ऑन्को सर्जरी किसी भी तरह के कैंसर की ऑपरेशंस, ऑर्थोपेडिक्स जिसमें कि चोट लगना, हड्डी टूटना, जोड़ प्रत्यारोपण, ये सारे इलाज होंगे। गायनेकोलॉजी, ऑब्स्टेट्रिक्स, इमरजेंसी डिलीवरीज़ के लिए, न्यूनेटल ICU छोटे बच्चों के लिए जिनको वेंटिलेटर चाहिए या जो ज़्यादा बीमार हैं जो दूर तक नहीं जा सकते हैं, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, ICU केयर, वेंटिलेटर्स, डायलिसिस फैसिलिटीज़, ये सारी ही सुविधाएं जितने भी डिपार्टमेंट्स आप सोच सकते हैं वो सब एक छत के नीचे होंगे। और सर क्या करने जा रहे हैं, आज कॉन्फ्रेंस क्यों बुलाई गई है? आज हम लोग ये जो हॉस्पिटल है, ये हॉस्पिटल लक्ष्मी हॉस्पिटल था, अभी भी उसके नाम पे हम लोग सिग्नस और जोड़ा है, जोड़ के जो हम लोग एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने के लिए जो कोशिश है, इसमें सब सुविधाएं जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल को होना चाहिए ये हॉस्पिटल में वही रहेगा। और जो जो इक्विपमेंट्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स, डॉक्टर्स, सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर जो भी बड़ा बड़ा हॉस्पिटल में रहते हैं ये हॉस्पिटल में वही रहेगा। और ये हॉस्पिटल में हर एक टाइप सुविधा जो पेशेंट को मिलना चाहिए वो सुविधा सब कुछ मिलना चाहिए, मिल जाएगा। ये जो प्रयास है ये एक हमारा कमिटमेंट है बनारस सिटी के लिए कि ये जो हॉस्पिटल है कॉरपोरेट के तरफ से सबसे बड़ा एक हॉस्पिटल बनाने का हम लोग प्रयास लिया है। और ये आपका माध्यम में जानना चाहता है कि जो भी बनारस का जो लोग है, जो भी ट्रीटमेंट का जो ज़रूरी पड़ेगा ये हॉस्पिटल में हर एक सुविधा मिलेगा और एफोर्डेबल प्राइस में मिलेगा। और कोई भी पेशेंट का ऐसा कोई दिक्कत आता है कभी भी कि कोई फिनेंशियल क्राइसिस होता है जिसके वजह से ट्रीटमेंट रुक जाता है, ऐसा कोई भी सिचुएशन ये हॉस्पिटल में कभी नहीं आएगा। और हम लोग कभी भी नहीं चाहेंगे कोई पेशेंट उसका क्रिटिकल केयर और उसका जो ज़रूरी है जो चिकित्सा का उसका जो केयर का ज़रूरी है वो पैसे के वजह से रुके। तो ये हमारा एक धर्म है, ये हमारा इथोस है, एक पॉलिसी है जो हम लोग फिनेंशियल आउटकम, सोशल आउटकम, जैसे कोई भी पेशेंट कोई भी कास्ट में हो, कोई भी जगह से हो, किधर भी हो, रिच हो, पुअर हो, मिडिल क्लास हो, जो भी हो, उसको हम लोग सेम तरीके से देखता है, सेम तरीके से ट्रीटमेंट करता है, सेम तरीके से उसके केयर करता है जैसे कोई रिच आदमी को भी करा जाए। तो इसलिए कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। तो हमारा एक जो पॉलिसी है हम लोग यही जानना चाहता है कि हॉस्पिटल में सेम पॉलिसी, सेम सिस्टम, सेम प्रोसेस रखा जाएगा। प्राइस के वजह से आपको बताया था ऑलरेडी कि हम लोग सब कार्ड जो भी आयुष्मान कार्ड, प्रधानमंत्री जो भी कार्ड है आयुष्मान कार्ड, उसके साथ साथ पैनल का जो भी है ESI फैसिलिटी जिसका है, उसके बाद चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड का है, जो भी गवर्नमेंट का फैसिलिटीज़ है वो हम लोग दिया जाएंगे। प्लस जो हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे वो काफ़ी अफोर्डेबल होगा। और लेकिन जो ये कॉम्प्रोमाइज़ कभी नहीं होगा कि क्वालिटी कम हो गया इसके वजह से। हम लोग अफोर्डेबल प्राइस के बात करते हैं लेकिन क्वालिटी वो ए ग्रेड क्वालिटी रहता है। यही हमारा डिफरेंशिएटर है, ये हमारा सबसे जो डिफरेंट वे में हम लोग काम करने का जो हम लोग कोशिश करते हैं यही है कि हम लोग के माध्यम से ही बताना है कि यह हॉस्पिटल लगभग 22 वर्ष से भी ज़्यादा हो चुका है लगभग। और पहले भी मल्टी स्पेशलिटी के तौर पे हम लोग यहाँ पे सर्विसेज देते थे, लेकिन अभी सिग्नस मेडिकेयर प्राइवेट लिमिटेड से जो हाथ मिलाने के बाद यहाँ पे और भी सुविधाएं जो पहले की सुविधाएं हैं उसके साथ साथ और यहाँ पे जैसे कार्डियक सर्जरी,
जो जिसमें कि कैथ लैब है, CTBS का जो भी जितने भी जो है बाईपास सर्जरी या गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट, जॉइंट रिप्लेसमेंट पहले भी होता था और उसको और अच्छे से फिर से हम लोग यहाँ पे शुरू कर रहे हैं और कुछ अपरिहार्य कारणों से बीच में सर्विसेज बाध्यता आई थी उसमें, लेकिन अब वो आगे पहले से भी अच्छा करने का कोशिश करेंगे और जो कि बनारस का पहला कॉर्पोरेट हॉस्पिटल होगा जैसा कि हम लोग उम्मीद करते हैं और हम चेयरमैन सर को और डॉक्टर सचिन जी को शुभकामनाएं देते हैं कि आप जो है सभी लोग हम लोग मिल करके इसमें सफल होंगे। महाशिवरात्रि पर्व के मद्देनजर शिवालयों में तैयारी चल रही है। वहीं पुलिस कमिश्नर व डीएम ने दर्शन पूजन के साथ ही तैयारियों का जायजा लिया। बाबा भोले की नगरी काशी में महाशिवरात्रि का पर्व बहुत महत्व रखता है। लोग इसे उल्लास पूर्वक मनाते हैं। इस वर्ष महाशिवरात्रि का पर्व आगामी 18 फरवरी को है। ऐसे में शहर के विभिन्न शिवालयों में जोरों शोरों से तैयारियां की जा रही हैं। बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर, मृत्युंजय महादेव मंदिर, जागेश्वर महादेव मंदिर, तिलभांडेश्वर मंदिर इत्यादि मंदिरों में तेजी से सफाई रंग रोगन का कार्य चल रहा है। पूरे मंदिर परिसर को भव्यता प्रदान की जा रही है। जागेश्वर महादेव मंदिर के महंत मधुर कृष्ण जी महाराज ने बताया कि पवित्र त्योहार बहुत ही शुभ मुहूर्त में पड़ा है। 18 फरवरी शनिवार को अखंड शिवलिंग बनाए जाएंगे। विशेष पूजन अर्चन मंदिर प्रांगण में होगा। देर रात तक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति, भजन संध्या का आयोजन होगा। रविवार को मंदिर में भव्य भंडारे के साथ कार्यक्रम का समापन किया जाएगा, जिसमें सैकड़ों मठ मंदिरों के पुजारी तथा भक्तगण उपस्थित होकर प्रसाद ग्रहण करेंगे। मुझे किस तरह की तैयारी चली, इस बार शिवरात्रि पर्व किस तरह से मनाया जाएगा? महाशिवरात्रि का महापर्व 18 फरवरी को शनिवार को पड़ रहा है। इस महाशिवरात्रि के पर्व पर भगवान शिव के भक्तों की विशेष रूप से शिव मंदिरों में तैयारियां चल रही हैं। इसी क्रम में सिद्धपीठ श्री जागेश्वर महादेव का विशेष शैव पर्व मनाया जाता है और शिवरात्रि व्रत सभी मानवों में विशेषकर शिव भक्तों के लिए विशेष रूप से कल्याण व्रत पर्व है और इस दिन रात्रि जागरण उपवास का विशेष महत्व है, क्योंकि भगवान शिव कल्याण के देवता हैं और शिव मतलब कल्याण, भक्तों का कल्याण करते हैं। इसीलिए महाशिवरात्रि का महापर्व की विशेष रूप से तैयारी चल रही है। सिद्धपीठ श्री जागेश्वर महादेव मंदिर में 18 फरवरी को विशेष रूप से प्रातः 4 बजे मंगला आरती का आयोजन किया गया है और उसके बाद दिन भर भक्तों के दर्शन के लिए भगवान का मंदिर खुलेगा, जिसमें हजारों शिव भक्त दर्शन करेंगे। दोपहर में विशेष रूप से दिन भर अभिषेक और दोपहर में पंचांग पूजन, सायंकाल संध्या का आयोजन और रात्रि 8 बजे से बाबा जागेश्वर महादेव का विशेष श्रृंगार आरती दर्शन होगा और रात्रि 10 बजे से प्रातः 5 बजे तक असंख्य शिव पार्थिवेश्वर शिव पूजन का आयोजन किया गया है, जिसमें हजारों शिव भक्त सम्मिलित होकर भगवान शिव का दर्शन करके अपना कल्याण करेंगे। इसी क्रम में महाशिवरात्रि पर्व पर उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए सभी मंदिरों सहित महामृत्युंजय मंदिर में प्रशासनिक अधिकारियों ने पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अधिकारियों ने चप्पे चप्पे का निरीक्षण किया व कर्मियों को इसे दूर करने के निर्देश दिए। वहीं आगामी त्योहार महाशिवरात्रि पर्व के मद्देनजर मैफोर्स वाराणसी कमिश्नर अशोक मुथा जैन, जिला अधिकारी एसराज लिंगम, डीसीपी काशी जोन आरएस गौतम, एसीपी भेलुपुर, एसीपी दशा समेत सड़कों पर उतरे और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके साथ ही भेलुपुर स्थित तिलभांडेश्वर महादेव मंदिर का निरीक्षण कर बाबा तिलभांडेश्वर का जलाभिषेक किया व दर्शन पूजन किया। इसमें
नगवा क्षेत्र में जिला पूर्ति अधिकारी ने 2 स्थानों पर छापेमारी कर अवैध गैस रिफिलिंग का भांडा फोड़ा। नगवा क्षेत्र में जिला पूर्ति अधिकारी उमेश चंद्र मिश्रा द्वारा 2 स्थानों पर छापेमारी की गई, जहां से गैस रिफिलिंग करने वाले उपकरण, तौलने की मशीन, छोटा तथा बड़ा गैस सिलेंडर बरामद हुआ। नगवा नाले के पास एक झोपड़ी में तथा जेके गैस चूल्हा रिपेयरिंग सेंटर में पिछले कई माह से गैस रिफिलिंग का कार्य चल रहा था। स्थानीय नागरिकों की सूचना पर जिला पूर्ति अधिकारी ने छापेमारी की, जिसमें नाले के पास से 10 बड़ा सिलेंडर, 3 छोटा सिलेंडर बरामद किया गया। वहीं कुछ ही दूरी पर जेके गैस चूल्हा रिपेयरिंग सेंटर नगवा से 4 बड़ा सिलेंडर तथा 2 छोटा सिलेंडर के साथ ही दोनों स्थानों से गैस रिफिलिंग करने वाली मशीन बरामद हुई। छापेमारी की सूचना से गैस रिफिलिंग करने वाले लोगों में हड़कंप मच गया। जिला पूर्ति अधिकारी उमेश चंद्र मिश्रा के साथ पृथ्वीराज, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी सिमी जायसवाल और नया सक्सेना पूर्ति निरीक्षक तथा लंका थाने के कांस्टेबल मौजूद रहे। बरामद सिलेंडरों को और अन्य उपकरणों को अधिकारियों ने अपने कब्जे में ले लिया तथा विधिक कार्रवाई में जुट गए हैं। किस तरह का ध्यान आपका? देखिए, अवैध गैस रिफिलिंग का कार्य किया जाता है कुछ लोगों के द्वारा, जो चूल्हा बनाने की आड़ में गैस रिहायशी इलाकों में जो अत्यधिक घनी क्षेत्र है वहाँ पे ये कार्य करते हैं। ये कार्य इलीगल है। घरेलू सिलेंडर को छोटे सिलेंडरों में, अमानक श्रेणी के सिलेंडरों में गैस को रिफिल करने का काम करते हैं, जिससे जनहानि की संभावना बनी रहती है। इस संदर्भ में पूर्व में भी लोगों को हिदायत दिया गया था कि इस तरह के कार्य ना किए जाएं, और उसी के अंतर्गत आज सूचना मिलने पर ये 80 घाट के बगल में जो है 2 स्थानों पर जांच किया गया है और दोनों जगह से सिलेंडर बरामद हुआ है। रिफिलिंग के यंत्र बरामद हुए हैं, भरे हुए सिलेंडर बरामद हुए हैं। एक तो जो रविदास पार्क है उसके ठीक सामने एक अर्धनिर्मित गुमटी नुमा मकान था, जिसमें जो है ये कार्य किया जा रहा था, और दूसरा ये स्थान है, ये उसके बगल में ही थोड़े दूर पर ही है। तो इसमें जो है जो सामान बरामद हुआ है उसके हिसाब से इस पर कार्रवाई की जा रही है, और इसमें जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी संपादित कराई जाएगी। कहाँ और जाने का? अब देखिए, जहाँ भी हम लोगों को सूचनाएं मिल रही हैं, यह कार्य हम सबसे अनुरोध करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि जो भी इस व्यवसाय में लगे हुए हैं वो इस कार्य को बंद कर दें, अन्यथा उनके खिलाफ कड़ी विधिक कार्रवाई की जाएगी और इस कार्य को बंद कराया जाएगा। अवैध रिफिलिंग नहीं होने दिया जाएगा। इसका उद्देश्य यह है कि जन हानि ना हो और सरकार के द्वारा जो नियम बनाया गया है उसका अनुपालन हो। रिहायशी इलाकों में अवैध रिफिलिंग करने से कई बार विस्फोट की घटनाएं होती हैं और बड़ी मात्रा में नुकसान होता है। दूसरा यह है कि सरकार के द्वारा छोटे सिलेंडर भी प्रोवाइड कराए गए हैं, उन सिलेंडरों का यूज करें। वो ज़्यादा सेफ्टी है, वो ज़्यादा जनता के हित में है, क्योंकि वो ISI मार्का होता है। जो गैस चूल्हों की दुकानों से बने छोटे सिलेंडर होते हैं वह तो अमानक श्रेणी के होते हैं, और दूसरे उसमें जो गैस भरा जाता है वो इलीगल तरीके से घरेलू सिलेंडरों का अवैध तरीके से इस्तेमाल करके उसको भरा जाता है, जो कि नियमानुसार न्याय संगत नहीं है। तो इस कार्रवाई को इसलिए किया जा रहा है ताकि अवैध रिफिलिंग का धंधा रुके और किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। बाल विद्यालय सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रहलाद घाट शाखा में विदाई समारोह आयोजित किया गया। बाल विद्यालय सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रहलाद घाट में कक्षा 12 विज्ञान, कॉमर्स व कला वर्ग के विदाई समारोह का आयोजन विद्यालय के कक्षा 11 के छात्र छात्राओं द्वारा किया गया, जिसमें छात्रों ने विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों व स्मृति
स्वरूप पुरस्कार कक्षा 12 के बच्चों को भेंट किया। कार्यक्रम में विद्यालय की संचालिका डॉक्टर जयशिला पांडे मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। प्रधानाचार्य स्नेहलता पांडे ने कक्षा 12 के छात्र छात्राओं को तिलक लगाया व दही एवं मिष्ठान खिलाकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ आशीर्वाद प्रदान किया। उन्होंने कहा कि परीक्षा के नियमों का पालन करते हुए बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित हों, साथ ही अपने कर्तव्यों का ध्यान रखते हुए पढ़ाई पर पूरा ध्यान केंद्रित करें, जिससे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। इस अवसर पर विद्यालय प्रबंध समिति से मंजुल पांडे ने आशीर्वाद दिया और विद्यार्थियों को निरंतर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम में विद्यालय के समस्त शिक्षकगण, छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। Give a big hand of clap for this ceremony. पीछे से जाना। और आगे जाओ। एक मिनट पीछे से इधर देखो। सर, किस तरह का आज ये विदाई समारोह चल रहा है, क्या है? विदाई समारोह तो देखिए मुख्यतः तो परीक्षा जब बच्चे देने जाते हैं तब होता है उस स्कूल का, लेकिन ये इनके स्वर्णिम भविष्य को भी बताता है। जैसे आगे चल कर ये क्या बनेंगे, जीवन में क्या करेंगे, जैसे कोई कलेक्टर बनेगा, कोई अफसर बनेगा, कोई अधिकारी बनेगा और राष्ट्र के नव निर्माण में ये अपनी अच्छी भूमिका निभाएंगे। यही सब इन विदाई समारोहों का लक्ष्य होता है कि जहाँ भी रहें ये देश और राष्ट्र का नाम रोशन करें। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, NCC ABC सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह, शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 954563199495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल, LKG to senior secondary 10+2, affiliated to CBSE New Delhi, situated on the bank of Holy River Ganga, state of the art computer lab,
smart classes for better understanding, physics practical lab, modern chemistry lab, special classes for music, playway method for fast learning, big playground for sports like basketball, etc. Permanent big stage for cultural activities, better learning from experienced and trained teachers, safe and be sure transport facility. So join us today, Bal Vidyalay Madhyamik School, Campus, Prahlad Ghat and Padao, Dumbri, Varanasi. Mobile 800-918-1549 and 9451938476 and 800-9181-568. खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वनिता पब्लिक स्कूल के कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों हेतु आशीर्वाद समारोह का आयोजन किया गया। वनिता पब्लिक स्कूल के प्रांगण में कक्षा 12 के विद्यार्थियों हेतु आशीर्वाद समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ ईश्वर वंदना और मंत्र जाप के साथ हुआ। इस समारोह में विद्यार्थियों ने अपनी स्मृतियों को साझा किया और सभी की आंखें नम कर दी। विद्यार्थियों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिससे माहौल खुशनुमा हो गया। प्रधानाचार्य डॉक्टर रेणुका नागर ने सभी विद्यार्थियों को जीवन में आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना दी। इसके बाद प्रधानाचार्य ने उन्हें आशीर्वाद रूप में भेंट प्रदान कर उन्हें विदा किया। सभी शिक्षक गण ने बच्चों को आशीर्वाद व शुभकामनाएं दी। So now enjoy the solo dance performance of Akshat Rastogi. Come closer, come closer. Little bit, come closer. होने नहीं देती रेणुका नागर, चिंता मत करो। मैडम, किस तरह का ये कार्यक्रम चल रहा है विद्यालय में? बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए ये गेट टुगेदर आयोजित की गई है, जिसको गुड लक पार्टी का नाम हम लोग देते हैं। इसके अंतर्गत सुबह हमने हवन पूजन किया है, बच्चों को आशीर्वाद दिया है और अब थोड़े से सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद लंच के साथ उन्हें विदा करेंगे। क्या संदेश देती हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से? यही देते हैं कि देखिए, जिस समाज में हम रहते हैं, जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारे मूल्य हैं, उनके अंतर्गत कार्यक्रम किए जाएं, उसको बढ़ावा दिया जाए और वो चीज़ें करने का प्रयास करते हैं ताकि बच्चों में उस बीज को हम रोप सकें कि जो बच्चे आज हमारे यहाँ से क्लास 12th पास करके जा रहे हैं, वो उन मूल्यों को लेकर जाएं और ये मूल्य उनके आगे के जीवन में काम आए। गुरुवार से शुरू हो रही यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर प्रशासन अलर्ट है। वहीं इस वर्ष 8 कैदी भी परीक्षा दे रहे हैं। कल से शुरू हो रही यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर प्रदेश सरकार ने सख्त हिदायत दी है कि होने वाली परीक्षाएं नकल विहीन हो, जिसको लेकर के जिला विद्यालय निरीक्षक ने बताया कि इस बार नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। इस बार कुल 139 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। हर केंद्र पर केंद्र अधीक्षक की नियुक्ति की गई है। जिला प्रशासन से स्टैटिक मजिस्ट्रेट, जिनकी उपस्थिति में प्रश्न पत्र खुलेंगे और परीक्षा के समापन पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट जाएगी। सभी परीक्षा केंद्र में 2 CCTV कैमरे लगाए गए हैं। आपका जो
प्रश्न है कि कल से परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। इसकी तैयारियां हम लोग लगभग 1 माह से कर रहे हैं। उन तैयारियों में ये बताना ज़रूरी है कि यहाँ पे 139 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। हर केंद्र पर केंद्राध्यक्ष की नियुक्ति की गई है, एक वाह्य केंद्र व्यवस्थापक की नियुक्ति की गई है और जिला प्रशासन से स्टैटिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई है, जिनकी उपस्थिति में प्रश्न पत्र खुलेंगे, पूरी परीक्षा होगी और परीक्षा के समापन पे एक रिपोर्ट जाएगी स्टैटिक मजिस्ट्रेट की, वहाँ व्यवस्था किस प्रकार की थी। इसके अतिरिक्त प्रश्न पत्र केंद्रों पर पहुंचा दिया गया है। पुलिस अभिरक्षा में कापियाँ 60% जो उपलब्ध थी वो केंद्रों पे पहुंचा दिया गया है। कक्ष निरीक्षकों की ड्यूटी लगा दी गई है, बेसिक से ड्यूटी लगाई गई है। सचल दल हमारे 6 गठित किए गए हैं और एक जनपद पे मॉनिटरिंग सेल गठित किया गया है जो किंग्स कॉलेज में स्थापित है, जहाँ पे जिला युवा कल्याण अधिकारी उसके प्रभारी हैं और प्रधानाचार्य राजकीय हाई स्कूल हसनपुर प्रभारी। और एक कंप्यूटर पर 2-2 दक्ष चालकों की ड्यूटी लगाई गई है जो टीवी स्क्रीन पे पूरे जिले आवंटित करके 12-13 विद्यालय एक कंप्यूटर पर दर्शाए जाएंगे। देखिए, जहाँ तक ड्यूटी की बात है, ड्यूटी मैंडेटरी होती है। ड्यूटी का जो परिषदीय नियम है उसे शिक्षक को ड्यूटी करना ही करना है। कोई ऐसा शिक्षक जिसके यहाँ किसी तिथि विशेष को अगर शादी है या उसी शिक्षक की शादी है तो हम 1-2 दिन उसको अवकाश देते हैं और उसके प्रतिस्थानी को नियुक्त करेंगे। लेकिन जहाँ तक ये कहना है कि 1000 एप्लीकेशन आए हैं, ये सही नहीं है, कुछ कमतर है, इतने नहीं हो सकते, वो कम है। फिर भी जो है उन्हें कोई न कोई ड्यूटी उन्हें प्रदान की जा रही है। पूरे जिले में कितने स्टूडेंट इस बार परीक्षा देने जा रहे हैं? जी, जनपद वाराणसी में 1,06,078 हाई स्कूल इंटर मिला के परीक्षार्थी हैं, जिसमें 53,000 और लगभग 52,000 परीक्षार्थी हाई स्कूल इंटर के मिला करके हैं। वहीं यूपी बोर्ड की परीक्षा वाराणसी के सेंट्रल जेल में भी बंद कैदी देंगे। मीडिया से बातचीत करते हुए जेलर सूबेदार सिंह ने बताया कि इंटर व हाई स्कूल में कुल 8 कैदी परीक्षा में शामिल होंगे। इसमें सेंट्रल जेल से 3 कैदी, जिला जेल से 3 कैदी तथा जौनपुर जिला जेल से 2 कैदी परीक्षा में शामिल होंगे। सर, जेल में लगभग आधा दर्जन से अधिक जो है कैदी, वो इस बार बोर्ड की परीक्षाएं देने जा रही है। क्या तैयारी है उनको और किस तरीके से व्यवस्थाएं दी जा रही है? हमारे पास इस समय बोर्ड की परीक्षाओं में कुल 8 बंदी सम्मिलित हो रहे हैं, जिसमें 3 बंदी हाई स्कूल में और 5 बंदी इंटरमीडिएट की परीक्षा में सम्मिलित होंगे। 1 बंदी केंद्रीय कारागार का है जो हाई स्कूल परीक्षा दे रहा है, 2 बंदी केंद्रीय कारागार का है जो इंटरमीडिएट परीक्षा दे रहा है, 3 बंदी डिस्ट्रिक्ट जेल से आने हैं और 2 बंदी डिस्ट्रिक्ट जेल जौनपुर से आने हैं। बंदियों की तैयारी के लिए ये है कि वो स्वाध्याय से अपना तैयारी कर रहे हैं, अपनी पुस्तकें मंगाए हुए हैं। कारागार विभाग जो पढ़े लिखे बंदी हैं उसमें से कुछ बंदियों को अन्य बंदियों की पढ़ाई में उनको साक्षर बनाने में लगाया गया है। अब उन बंदियों द्वारा इन बंदियों की पढ़ाई में कुछ मदद कर दी जाती है। हर साल इस तरीके के बच्चे एग्जाम देते हैं? हाँ, हमारे यहाँ हाई स्कूल इंटरमीडिएट का केंद्र है बोर्ड का और इग्नू सेंटर भी हमारे यहाँ है, उसकी भी परीक्षाएं हमारे यहाँ होती हैं। जो आपके यहाँ बंदी अभी एग्जाम देंगे इस बार, वो किस मुकदमे में सजा याफ्ता है, क्या आजीवन है? हमारे यहाँ जो बंदी हैं हाई स्कूल का 1 और इंटरमीडिएट के जो 2 हैं, ये आजीवन कारावास के हैं और जिला कारागार बनारस और जिला कारागार जौनपुर के ये बंदी अन्य केसों में हो सकते हैं। वो आज आएंगे, आने बाद पता लग पाएगा कि किस केस में। सर, जेल में सजा काटते हुए पढ़ाई में दिलचस्पी, ये कितनी बड़ी उपलब्धि है और आप किस तरीके से इसे देखते हैं? ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। कारागार में रहते हुए बंदियों के बीच सकारात्मक सोच का होना और अपनी मानसिक स्तर को ऊंचा उठाकर अध्ययन करना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कारागार के बंदियों के लिए भी और हम सभी लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा लक्ष्य है।
और हमें मानकर चलते हैं कि अगर बंदी हमारा पढ़ता है और अच्छे नंबर से पास होता है या पास होता है तो हम लोगों की कारागार विभाग की बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। बंदियों की पढ़ाई में हम मोस्टली सपोर्ट करते हैं कैसे बंदियों का कि अगर इनको आवश्यकता पड़ती है किसी चीज़ की, पेपर्स की या पेंसिल की या कलम की, तो हम लोग इसको प्रोवाइड कराते हैं और इनके पढ़ाई में कोई व्यवधान ना आए, हम इस बात का बराबर ध्यान रखते हैं। सुबह बनारस क्लब द्वारा बाइक सवार लोगों को हेलमेट के प्रति जागरूक करते हुए निःशुल्क हेलमेट दिया गया। सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब के बैनर तले संस्था के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल के नेतृत्व में बिना हेलमेट के चल रहे दर्जनों बाइक सवारों को रोककर उनको तिलक लगाने के साथ संस्था की ओर से सुरक्षा की दृष्टि से जागरूकता के तहत निःशुल्क हेलमेट दिया गया और उनका माल्यार्पण करने के साथ उनसे अपील किया गया कि वो जब भी बाइक से बाहर निकले तो बिना हेलमेट न निकले, हेलमेट का प्रयोग जरूर करें। संस्था के सदस्यों ने कहा कि हेलमेट पहनना सुरक्षा की दृष्टि से बहुत जरूरी है, इसे चालान से बचने के लिए नहीं बल्कि सुरक्षा के लिए पहने। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से अनिल केशरी, नंद कुमार, प्रदीप गुप्त सहित कई लोग शामिल रहे। आज हम लोग सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब के बैनर तले मैदागी चौराहे पर जो बाइक सवार बिना हेलमेट धारण किए जा रहे थे उनका माल्यार्पण कर मस्तक पर तिलक लगाकर संस्था की ओर से निःशुल्क हेलमेट उनको दिया गया और उनसे अपील किया गया कि सुरक्षा की दृष्टि से वो हेलमेट पहनकर घर से निकले, ना कि दंड के प्रावधान से बचने के लिए। क्योंकि आप जब भी घर से बाहर निकलते हैं आपके घर पर आपके माता पिता, आपकी पत्नी, आपके बच्चे आपका सकुशल वापसी के लिए इंतज़ार करती रहती हैं, इसलिए हेलमेट ज़रूर लगाएं। कब तक चलेगा ये अभियान? ये अभियान हमारा जो है सुबह बनारस क्लब की ओर से जागरूकता के तहत किया गया है और बराबर हम ये कार्यक्रम करते रहेंगे तथा सभी संस्थाओं से अपील करते हैं कि इस तरह के कार्यक्रम को हर चौराहे पे वो करें जिससे कि लोग जागरूक हों और यातायात पुलिस भी जो बराबर कार्यक्रम करती रहती है वो भी इस पर जो है तेजी लाए। जी क्या है, किस तरह का ये अभियान चलाएं आज आप लोग? इधर धीरे धीरे जनता थोड़ी हेलमेट के प्रति लापरवाह हो रही थी। इसी क्रम में हम लोगों ने जनता को जगाने के लिए प्रमुख चौराहे जो मैदागिन है यहाँ पर एक कार्यक्रम किया गया। इसमें जो भी बिना हेलमेट का जाता हुआ दिखा उनको हम लोगों ने हेलमेट पहनाया, तिलक लगाया, माला पहनाया और यह हिदायत दी कि आप अपने आप को भी सुरक्षित रखिए, क्योंकि आपका परिवार भी आपका इंतजार कर रहा है। तो आप भी सुरक्षित रहेंगे तो आपका परिवार भी सुरक्षित रहेगा। इसी क्रम में यह जागरूकता एक कार्यक्रम हम लोग का था। शहर के विभिन्न संगठनों द्वारा पुलवामा हमले में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। पुलवामा हमले में शहीद जवानों को समाजसेवियों ने गिरजाघर स्थित उधम सिंह पार्क में दीप जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित कर ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। सभा के माध्यम से लोगों ने मौन भी रखा। इस अवसर पर प्रमुख रूप से अमिताभ दीक्षित, रविंद्र सिंह, सुरेश सरीन, दीपक सेठ सहित अन्य समाजसेवी उपस्थित रहे। आज यहाँ पे हम लोगों ने उधम सिंह पार्क गिरजाघर पे एक कार्यक्रम का आयोजन किया है, श्रद्धांजलि सभा का और मौन का। आज ही के दिन कश्मीर के पुलवामा जिले में हमारे सीआरपी के जवानों के ऊपर बस के अंदर जिस तरीके से आरडीएक्स रख करके उस बस के परछक्के उड़ा दिए थे, जिसमें हमारे सीआरपी के जवान शहीद हुए थे। आज उसी की घटना के आज के दिन हम लोग यहाँ उधम सिंह पार्क पर श्रद्धांजलि सभा और मौन श्रद्धांजलि देने का काम किए हैं और अपने दिवंगत सेना के जवानों को हम सभी लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और यह हम आज प्रण करते हैं कि हम देश के जवानों के साथ भारत के सारे नागरिक कंधे से कंधे मिला के हमेशा उनके साथ रहेंगे और भारत माता की रक्षा के लिए हम भी अपने प्राणों की न्यौछावर करेंगे।
इसी कड़ी में पुलवामा हमले की चौथी बरसी पर सिसवाही में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वीर सपूतों के चौथे शहादत दिवस पर नौजवानों ने हाथों में काली पट्टी बांधकर 2 मिनट का मौन रखा और काला दिवस मनाते हुए शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित किया। श्रद्धांजलि सभा में प्रमुख रूप से अंकित पाल, पंडित सूर्य प्रकाश, प्रिंस राय, रोहित पटेल समेत अन्य लोग शामिल रहे। इसी कड़ी में रुद्राक्ष जन कल्याण विकास सेवा संस्था की ओर से पुलवामा में शहीद हुए वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके साथ ही मार्च निकाला गया। मार्च करौंदी चौराहे से लेकर आदित्य नगर तालाब तक निकला। संस्था के मुख्य पदाधिकारी, संस्था अध्यक्ष शुभम कुमार बिंद, संस्था सचिव संगीता पटेल, उपाध्यक्ष सीमा देवी इत्यादि बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। ये रैली 2019 में 14 फरवरी को जो हमारे पुलवामा में हमारे वीर जवान शहीद हुए थे, आज उन्हीं के याद में ये श्रद्धांजलि रैली निकाली जा रही है। ये वाराणसी के करौंदी चौराहे से लेकर आदित्य नगर तालाब तक जाएगा। इसमें लमसम 500 लोग सम्मिलित है। लोगों को जागरूक करना कि भाई जो हमारे देश की सेवा कर रहे हैं उनके लिए भी हम अपना बलिदान देकर मेरे देश की सेवा कर रहे हैं, उनके लिए भी याद के समय में उनको याद किया जाए। चैनल के माध्यम से यही संदेश है कि जो जहाँ भी है आज के दिन उनको श्रद्धांजलि जरूर अर्पित करें जो हमारे देश के लिए शहीद हुए। अब वैलेंटाइन डे से पहले जो हमारे देश के जवान हैं उनके लिए तो आज हम वैलेंटाइन डे क्या मनाएंगे। कितने घर के परिवार के, कितने माताओं के गोद उजड़े थे, कितने पत्नियों के सुहाग उजड़े, कितने बच्चों के पिता का सर का छाया उठ गया था। तो उससे बड़ा हमारे लिए ये क्या हो सकता है। ये दुख की घड़ी है। वैलेंटाइन डे हम लोग नहीं मनाते हैं। बीएचयू IIT IKS सेंटर में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय AICTE में शिक्षा मंत्रालय का भारतीय ज्ञान प्रणाली प्रभाग में संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में धारा एनॉट टू इंडियन नॉलेज सिस्टम्स नामक कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित कर रहा है। आयुर्वेद, मार्शल आर्ट और समुद्री परंपराएं के आयोजित सम्मेलन की मेजबानी बीएचयू के IKS सेंटर IIT ने की। इसमें भारतीय रसायन विज्ञान या रसायन शास्त्र के प्रमुख योगदानों पर ध्यान केंद्रित किया गया। डॉ. मनु यादव, लोक कला विशारद द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों में ऊर्जा और लोक संगीत भूमिका सौंदर्य पर पारंपरिक लोकगीत की प्रस्तुति दी गई। पहला सत्र हमारा इसमें मेडिसिनल केमिस्ट्री, जहाँ पे केमिस्ट्री का बहुत ही प्रैक्टिकल यूसेज आता है, उसमें था। दूसरा सत्र कलर्स पे था। तीसरा परफ्यूमरी पे था, गंध शास्त्र पे था। कलर्स पे हमारे 2 सत्र हुए क्योंकि इसके बहुत विभिन्न बहुआयामी है। कलर ऑन स्किन, कलर ऑन मेटल्स, कलर ऑन फैब्रिक एंड कलर ऑन पेपर। तो इन 4 आयामों को हमने 2 सत्र में कवर किया। 5वां सत्र है कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, क्योंकि हमारे यहाँ पे भवन निर्माण होते थे, मंदिरों का निर्माण होता था भारी भारी पत्थरों से और विभिन्न सामग्रियों से। तो उसमें कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स में कैसे केमिस्ट्री का योगदान रहा आज से 1000 साल पहले, 2000 साल पहले, उसको डिस्कस करने के लिए हमारा कंस्ट्रक्शन मटेरियल सत्र था, जिसमें एक स्थापत्य को हमने आमंत्रित किया हुआ था और एक प्रैक्टिकल आर्किटेक्ट हैं उनको भी आमंत्रित किया था। 6ठा सत्र हमारे रसायन शास्त्र का दार्शनिक पक्ष क्या रहा, कि हम क्या केवल मटेरियल एस्पेक्ट में ही थे कि हमारा दार्शनिक पक्ष क्या रहा उसका। क्योंकि अगर आप ध्यान देंगे तो विलियम रैमसे का एक कहना है, जो कि नोबेल लॉरेट है, उनका कहना है कि जो भी कंट्री उसके केमिस्ट्री में स्ट्रांग होता है तो उसका GDP बहुत ही स्ट्रांग होता है, और ये साबित भी किया गया है। और आप अभी एंगस मैडिसन का अगर आप रिपोर्ट देखेंगे 2003 वाले पेपर का, तो दुनिया भर का GDP उसने एनालाइज किया है, तो लगभग 1600 साल तक भारत का GDP दुनिया में या तो नंबर 1 या नंबर 2 रहा है। उसका अभी विलियम रैमसे के कोटेशन को आप अगर दोनों के एक साथ देखेंगे
तो ये वास्तव में सच है कि हमारे यहाँ पे केमिस्ट्री और मटेरियल साइंस में लोग इतने सक्षम थे और इतने पारंगत पा चुके थे, जिसके कारण हम समृद्ध थे, और इसी समृद्धि के कारण बाहर से लोग आकर के हमारे यहाँ पे वो आक्रांताओं के रूप में आए, फिर बसने के रूप में आए, और ये आदान प्रदान तब से चला। और इसका मूल कारण ये है कि हम अपने केमिस्ट्री और मटेरियल साइंस में बहुत स्ट्रांग थे। और इन 2 दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत हम अपने नए पीढ़ियों को यही इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँचाना चाहते हैं। किस तरह का आयोजन आप लोग करवा रहे हैं? देखिए, यह मूलतः भारतीय ज्ञान परंपरा पर आधारित कार्य है, जो कि शिक्षा मंत्रालय तथा संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत संयुक्त रूपेण प्रयास के द्वारा किया जा रहा है। मूलतः इसमें हम IIT BHU में रसायन शास्त्र पर कार्य कर रहे हैं, जो भारतीय ज्ञान परंपरा से अनुस्यूत है। मूलतः इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र यहाँ पर एक शास्त्र परिचर्चा के आधार पर रसायन शास्त्र में वर्णित जितने भी ग्रंथ हैं उनके ऊपर एक पैनल डिस्कशन आयोजित कर रहा है, परिचर्चा सत्र आयोजित कर रहा है, तथा ये जो एग्जीबिशन आप देख रहे हैं इसमें भी IGNCA का संयोजन किया गया है। सायंकालीन कल्चरल प्रोग्राम, सांस्कृतिक प्रोग्रामों का भी कार्यक्रम IGNCA द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? मूलतः हम देखें तो भारतीय ज्ञान परंपरा और संस्कृति 2 अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। यह नीतिज्ञ सैव पंडितः सैव विद्वांसः, जो नीतिज्ञ है, जो संस्कृति से युक्त है, वही पंडित है, वही विद्वान कहलाता है। जब भारतीय परंपरा को हम देखते हैं, जब यह वेद से निकल के वेदांगों के माध्यम से सबसे पहले हमारे जीवन दर्शन में आती है, तो वह आयुर्वेद के रूप में आती है। आयुर्वेद ही मूलतः रसायन शास्त्र का जनक है। उसी परंपरा से हम नागार्जुन आचार्य के द्वारा प्रवर्तित इस रसायन शास्त्र का अध्ययन हम विशेष रूप से इस प्रदर्शनी के माध्यम से तथा इस कार्यक्रम के माध्यम से आयोजित कर रहे हैं। और यहाँ पे हम ये हर महीना संस्कृति मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ एक भारतीय ज्ञान परंपरा के हर अलग अलग विषय को लेकर उस पर हम कुछ एक प्रस्तुति करते हैं। हमारा उद्देश्य 2 है कि हमारे बच्चे हमारे ज्ञान परंपरा में क्या था उसको अच्छे से जाने, और इसको हम अमृतकाल 2047 तक कैसे इस ज्ञान का विकसित करें, हम एक साथ मिलकर शिक्षा पद्धति के दौरान, समाज के दौरान इसको कैसा विकसित करें, ये हमको दिखाना है। और ये भी दिखाना है कि हमारा जो ज्ञान परंपरा है वो हमारे संस्कृति में लोग अपने ज़िंदगी में वो यूज़ कर रहे हैं। जैसे अभी हमारा धारा रसायन शास्त्र पर हो रहा है, ये IIT BHU के IKS सेंटर जो है यहाँ पे प्रोफेसर V रामनाथन ये चलाते हैं। और यहाँ पे हमारा ये उद्देश्य है कि दिखाने की जो भारतीय रसायन शास्त्र जो है उसका जो हर ज़िंदगी के हर क्षेत्र में प्रयोग था, जैसे कि आयुर्वेद में प्रयोग होता है, मतलब सिद्धम में अलग अलग जो स्वास्थ्य परंपराएं हैं उनमें प्रयोग होता है। फिर दिखा रहे हैं कि कैसे रंग बनाने में, अलग अलग जो वस्तुओं पर रंग बनाने में उनका प्रयोग होता है। फिर दिखाएंगे कि टेम्पल कंस्ट्रक्शन, जो भी कंस्ट्रक्शन जब हमारा था, पहले हमारे इतने बड़े बड़े दुर्ग वो आज तक भी खड़े हैं, तो उनको बनाया कैसे जाता था, उनमें क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ थे उन चीज़ों में जो उनको बनाया जाता था। फिर मेटलर्जी, धातु शास्त्र के साथ केमिस्ट्री का बहुत ही घनिष्ठ संबंध रहा है, उसको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं हम। तो ऐसे करके हम अलग अलग क्षेत्र में करने का प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारे साथ बहुत सारे स्कूल के बच्चे भी जुड़े हैं, IIT फैकल्टी मेंबर्स और भी यहाँ के बच्चे आए हैं। देखना है कि इसको लेकर आगे हमारे देश में रिसर्च कैसा किया जाए और ये ज्ञान परंपरा को हम फिर से हमारे देश में विकसित कैसे करके इसको एक हम ज्ञान भूमि फिर से कैसे करें हम। ये जो आपका कार्यक्रम है, हाँ, आम जन लोगों तक या आम जनमानस तक कैसे पहुँचे? तो एक तो है कि हम शिक्षा के दौरान करेंगे। फिर दूसरा है मीडिया का हमारा यहाँ बहुत बड़ा एक सहयोग चाहिए होगा कि ये जो ज्ञान है, हमारा एक आइडिया है धारा का ये एक प्रोग्राम जो संस्कृति मंत्रालय, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का ये एक जॉइंट कार्यक्रम है। इसको हम धारा सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स कर रहे हैं हर महीने। तो ये उद्देश्य है कि ये शास्त्र से लेकर समाज तक कैसे ये ज्ञान को करें हम। तो
अलग अलग कार्यक्रम के थ्रू। कल हमारा बहुत सुंदर सा एक बनारस पर एक कार्यक्रम था, सृजन जी और उनका एक टीम बनारस गलियों से लेकर घाट तक। तो ऐसे करके सांस्कृतिक माध्यम से भी हमको लोगों तक पहुंचाना है और हमको शिक्षा के दौरान लोगों को तक पहुंचाना है। घर घर पे ये सारे शिक्षाओं के बारे हम अपने बच्चे, अपने जो समाज के लोग हैं वो जाने। और हमारे यहाँ पे काफ़ी जैसे पार्टनर्स भी हैं, IGNCA है, फिर यहाँ पे संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय है, बृहत बोल के एक और संस्था है, संगम टॉक्स बोल के एक और जिनका बहुत उत्तम वो लेक्चर्स करते हैं वो हैं, और एक और हमारे हैं प्राच्यम, बड़ी बड़ी डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं। तो हम सब मिलजुल के अलग अलग रास्ता खोज रहे हैं कि कैसे ये शास्त्र से लेकर समाज तक हम ये ज्ञान पहुँचाएँ ताकि लोग इसका ही अपना बेनिफिट ले पाएँ। क्योंकि जैसे अभी हमने देखा कि नेचुरल डाइज पर एक था कि कपड़े पर कैसे नेचुरल डाइज हम ले सकते हैं, और ये देखने से हमको ये समझ में आता है कि अरे घर में बैठे बैठे हम इतने सुंदर हम अपने कपड़ों को हम रंग लगा सकते हैं। इसको हम कब से पुराने सालों से हम बहुत शताब्दियों से ये करे जा रहे हैं। विश्व से सारे लोग ये खोजने के लिए भारत आ रहे थे। तो हम अगर अपने घरों में ये सारा शुरू करें, बच्चों को इसमें हम दिलचस्पी लाएं इन सारी चीज़ों में, फिर हमारा तो भविष्य उज्ज्वल ही है। भारत जो है गाँव का देश है। बिल्कुल, ठीक है। तो इसकी शुरुआत अगर हम गांव से करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इसके विषय में क्या बोलेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो एक तो है कि हमारा इनफैक्ट ये जो ज्ञान परंपराएं ये गांव में ही जीते हैं ज़्यादा। पहले चीज़ तो ये है, ये तो ख़त्म हो चुकी है लगभग। यही हमारा आशा है कि इस कार्यक्रम के दौरान हम कोशिश करें कि ये ज्ञानों को हम जीवित रखें। जो कर रहे हैं वो उनका भी महत्व लाए हम, कि ये जो कर रहे हैं ये सामान्य आदमी इंसान नहीं है, इनका जो योगदान है इस ज्ञान में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिल्कुल हम ग्राम में ये ज्ञान लेना है। बट आज का ज़माना ऐसा ही है, इंटरनेट पर मैसेज कैसे जा रहा है? हम यही सोच रहे हैं कि एक तो है कि हम उनको, जैसे कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जो पारंपरिक संस्थाएं हैं, पारंपरिक हमारा जो जीवन शैली है, और जो अभी आधुनिक, जैसे IIT में हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं ताकि IIT में जो बच्चे हैं, जो स्कूल के बच्चे हैं, एक शहर के बच्चे हैं, वो देखें कि जो हमारे मन में एक सोच आ गया है कि गांव में कुछ खास नहीं है, सब शहर में जाना है। मगर हमारा ये प्रयत्न इसके दौरान है कि हम वहाँ से जो हमारे रत्न, ज्ञान रत्न हैं, उन ज्ञान रत्नों को हम कैसे लोगों तक पहुँचाएं ताकि लोग जाने कि अरे यहाँ पे हमारे इतने छिपे हुए रत्न हैं। तो उनका जो गौरववर्धन करना है हम इस प्रोग्राम्स के द्वारा वो करते हैं। और क्योंकि उनको जब गौरवान्वित करते हैं हम, उनको जब गौरव देते हैं, तब उनको भी समझ में आता है कि हम जो कर रहे हैं वो मामूली चीज़ नहीं है। इसके लिए विश्व भर से लोग व्यवसाय कर रहे हैं, इसमें बहुत आगे क्या बोलते हैं संभावनाएं हैं। तो ये संभावनाएं को उन तक पहुंचाने के लिए और उनका जो ज्ञान है संभावना तक पहुंचाने के लिए, शहर में, विश्व में इनका ये जो मूल्य ज्ञान है इसको पहुंचाने के लिए क्या हमारा ये कोशिश चल रहा है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने नवीनीकृत तरल जैव उर्वरक संयंत्र का किया उद्घाटन। सिग्नेस लक्ष्मी हॉस्पिटल सभागार में पत्रकार वार्ता हुई आयोजित। महाशिवरात्रि पर्व के मद्देनजर शिवालयों में चल रही तैयारियां, पुलिस कमिश्नर व डीएम ने दर्शन पूजन के साथ ही तैयारियों का लिया जायजा। और बाल विद्यालय सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रहलाद घाट शाखा में विदाई समारोह हुआ आयोजित। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।